हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनी का आगमन का पार्ट 1 में हम लोग देखे थे पहले कौन सा कंपनी का स्थापना हुआ, कौन सा देश हमारे मतलब भारत में व्यापार के दृष्टि से कौन आने का क्रम क्या था, ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। तो पहले हम लोग देखे थे पुर्तगाली अपना मतलब भारत में आया, अपना व्यापार किया, फिर उसका पतन होने तक हम लोग देखे थे। आज देखेंगे हम लोग डच जिसका दूसरा नाम है नीदरलैंड या हॉलैंड। इसमें हम लोग एक बात इससे पहले जानेंगे कि एक डच वासी है या फिर एक डच नागरिक है, उसका नाम है ह्यूगो ऑन लिंस्टॉन। ह्यूगो ऑन लिंस्टॉन की एक बुक है, पुस्तक है, जिससे डच वासियों को भारत आने में रुचि जागता है। अब है क्या कि डच में आपका डच यात्री है, एक डच नागरिक है, कार्नोलिस डी दस्तमान। कार्नोलिस डी दस्तमान 1596 में केप ऑफ गुड होते हुए भारत पहुंचता है और फिर ये इसी को हम लोग मानते हैं कि ये डच जो है डच यात्री भारत पहुंचा। तो कब? 1596 ईस्वी में। अब है क्या, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका पहले कुछ और दूसरा नाम होता है, लेकिन जब भारत पहुंचता है तो उसका कंपनी का नाम होता है बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होता है। इस कंपनी का स्थापना का प्रारंभिक रुचि होता है मसालों का व्यापार करना। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करते थे वो भारत आते थे, भारतीय वस्त्रों को खरीदते थे, फिर वो मसाला वाले क्षेत्रों में जाके बेचते थे। मसाला वाले क्षेत्रों में जैसे आपका दक्षिण पूर्व में मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब जो क्षेत्र है मसाला का एरिया, मसाला वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अपना भारतीय वस्त्रों को बेचते थे, फिर वहाँ से मसाला खरीद कर स्वदेश लौटते थे। इसी तरह से वो अपना व्यापार करते थे। तो इसका पहला फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। गोलकुंडा का शासक अपना फरमान से वहाँ पे मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति देता है। मसूलीपट्टनम जो है आपका यहाँ आंध्र प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है। वहाँ पे हालांकि पुर्तगालियों का बहुत विरोध होता है, फिर भी ये गोलकुंडा के शासक के अनुमति से वहाँ अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। 1610 ईस्वी में पुलिकट में ये अपना दूसरा फैक्ट्री स्थापित करता है। वो कहा कि चंद्रगिरी के जो शासक होते हैं उसके सहयोग से। पहला फैक्ट्री गोलकुंडा के शासक के अनुमति से, दूसरा फैक्ट्री 1610 में चंद्रगिरी के शासक के सहयोग से। पुलिकट को जो डच लोग होते थे वो गौंड्रिया कहते थे। पुलिकट में ही सिक्के की जो पैगोड़ा का सिक्का स्वर्ण सिक्का पैगोड़ा ढालते थे पुलिकट में। अब है बंगाल में, जब वो बंगाल पहुंचता है तो बंगाल में पहला अपना जो कोठी स्थापित करता है वो पीपली में करता है। लेकिन अपना जो एक व्यवस्थित व्यापार करने के लिए वो चिनसुरा में भी एक अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। पहले पिपली में, उसके बाद चिनसुरा में। वहाँ पे वर्धमान का जमींदार होता है शोभा सिंह और रहीम खान के बीच विद्रोह होता था। तो उस समय में और भी जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय कंपनियां थी, वो लोग अपने अपने जगह को किलेबंदी करते थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी चिनसुरा का अपना किलेबंद कर लिया, तो उसका दूसरा नाम रखा, इसे डच फोर्ट भी कहा जाता है। अब आते हैं 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में औरंगजेब की अनुमति से 3.5% चुंगी के साथ ये व्यापार करने का अनुमति दे देता है। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम जो है इसे घटाकर 2.5% ही चुंगी रखता है। अब है क्या कि जब पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में हुआ, दूसरा फैक्ट्री पुलिकट में हुआ, तो अब इसका पुलिकट ही इसका मेन मुख्य केंद्र बन गया व्यापार करने का। आरंभ से लेकर पुलिकट ही इसका यहीं से शासन चलता था। लेकिन वो 1690 के बाद से नेगापट्टनम से ही ये अपना शासन व्यवस्था चलाते थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये कई एक जगह को अपने नियंत्रण में लिया। सूरत में भी अपना व्यापार किया, लेकिन 1641 ईस्वी में मलक्का और 1658 ईस्वी में श्रीलंका में भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।
अब होता है बेदरा का युद्ध 1759, याद रखिएगा। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में, जिसमें अंग्रेज और डच के बीच होता है। इसमें अंग्रेजों द्वारा निर्णायक पराजित किया जाता है, मतलब इस तरह से उसे पराजित करता है कि अब वो भारत में रहने लायक नहीं बचता है। तब जाके डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपका मलेशिया इंडोनेशिया है, यही सब इलाकों तक अपना सीमित हो जाता है। अब है डचों का व्यापारिक वस्तु। डचों का व्यापारिक वस्तु मेनली आपका कपड़ा था। सूरत से कुछ नहीं, नील की भी खेती, नील का भी बिजनेस किया है, थोड़ा सूती वस्त्र का भी बिजनेस किया है, लेकिन अगर पहला कहा जाए, मेन कहा जाए, तो कपड़े का व्यापार किया। डचों के पतन का कारण, डचों का पतन है क्या कि पहला बात कि भारत में अंग्रेज और डच जो है आपसी में इन लोगों का बहुत संघर्ष चला, तो ये अंग्रेजों के बराबर नहीं हो पाया, तो ये अंग्रेजों से हारता रहा। और फिर है डच कंपनी में भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था, और जो मुगलों से जो रियायत मिलता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा रियायत मिलता था, डचों को कम मिलता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कम मिलता था। और फिर ये प्रशासनिक जो व्यय होता था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसका भारी पड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा। तो ये था डचों का पतन होने का प्रमुख कारण। अब है डच के आने से भारत में प्रभाव, मतलब भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा। एक तरह से कहिए तो भारत को फायदा ही क्या हुआ। भारतीय वस्त्र जो है ये निर्यात होने का एक केंद्र बन गया, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा निर्यात होता था, तो इसके भारत को फायदा हुआ। और ये एशिया का, समस्त एशिया का एक कारखाना बना भारत, समस्त एशिया का कारखाना बना भारत। और जैसे टीन, लोहा, औषधि और हाथी के दांत, यही सब कुछ चीज़ बाहर से भारत को जरूरत पड़ा, बाकी सब कुछ अपने पास होता था लगभग। अब विश्व का जो प्रत्येक अलग अलग भागों से सोना भारत को पहुंचता था। तो ये होगा आपका डचों का भारत में आने से भारत में प्रभाव। तो इस पे हम लोग को मेन तीन चार बात ही याद रखना है। सबसे पहले 1596 ईस्वी को आया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, और 1605 में इसका पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, और 1610 में पुलिकट में, सेकेंड वाला। अब इसमें क्या है कि मेन ये तीन बात हम लोग ध्यान रखेंगे। और जो ये हार कर भारत से ये चला जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उस युद्ध होता है, उसका नाम है बेदरा का युद्ध, जो डच और अंग्रेजों के बीच होता है, और 1759 में होता है। तो ये हम लोग देखें डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के जो कंपनी है। हम लोग देखें डच, इसके बाद अब देखेंगे अंग्रेज। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए एक कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसे सामान्यतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, को एक एकाधिपत्र देता है, परिपत्र देता है, जो ब्रिटिश से पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार कर सके। बाद में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चितकालीन कर देता है, अनिश्चितकालीन बना देता है। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का एक पत्र जो अकबर के नाम होता है वो लेकर आता है। लेकिन यहाँ पे जो शासक जहांगीर है, उन्होंने इसका सेवा किया या स्वागत किया, और हॉकिंस जहांगीर को खान की उपाधि और 400 मनसब भी दिए, और फारसी भाषा में उनसे बात भी किया। हॉकिंस जो है सूरत में 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध से 1608 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित नहीं हो सका। फिर 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित होता है, 1611 में मसूलीपट्टनम में। लेकिन 1613 में ही फिर ये सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित कर पा रहा है। 1608 में
अनुमति मांगी, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध से यहाँ पे नहीं हो पाया। लेकिन 1611 में मसूलीपट्टनम में इसका अपना पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा के जो शासक होते हैं उसके फरमान से कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ रियायत मिलते हैं। क्या कि 500 पैगोडा वार्षिक कर जो देता था वो अब कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों में वो स्वतंत्र व्यापार कर सकते थे, कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे मद्रास को पट्टे पर लेता है, मद्रास को एक तरह से लीज पर लेता कहिए, जिसका नाम बाद में सेंट जॉर्ज रखा जाता है। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन हुगली में अपना पहला कोठी स्थापित करता है। यहाँ से मद्रास में हुआ, यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल में ये हुगली में अपना पहला कोठी स्थापित करता है। 1651 ईस्वी में शाहशुजा ने 300 वार्षिक कर के बदले चुंगी मुक्त कर दिया, मतलब अब उसे टैक्स नहीं देना है। लेकिन शाहशुजा का जो आपका उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, तो 1698 में ये आपका समाप्ति के बाद यह शासन जो आपका चुंगी मुक्त था ये अपना खत्म हो गया। 1680 ईस्वी में औरंगजेब 2% चुंगी के साथ और 1.5% जजिया कर, टोटल 3.5% चुंगी और जजिया कर लगा कर वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अनुमति दे देता है। अब है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है, और विवाह में पुर्तगाली चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई देता है। और फिर 1668 ईस्वी में जो वहाँ का ब्रिटिश मुंबई जो है अपना वो 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से वो लीज पे दे देता है। अब है कि बम्बई का जो संस्थापक उसे गिराल्ड डांगियर के नाम से जानते हैं। इनके नेतृत्व में बम्बई का बहुत विकास हुआ। तो यहाँ से आपको मद्रास पट्टे पे मिला, हुगली में एक कोठी स्थापित किया और फिर मुंबई भी लीज में ले लिया। 1690 ईस्वी में जॉब चरनाक 1690 ईस्वी में जॉब चरनाक सूतानाती में एक कोठी स्थापित किया, वहाँ से व्यापार किया। सूतानाती आपका वेस्ट बंगाल में है, लेकिन वहाँ वर्धमान का जो जमींदार था शोभा सिंह, उसके नेतृत्व के बाद 1696 ईस्वी में सूतानाती का ये किलेबंदी कर दिया जॉब चरनाक। और 1691 ईस्वी में बादशाहों के हुक्म से इब्राहिम खान 3000 प्रति वर्ष के हिसाब से जो कर लेता था वो कर मुक्त कर दिया। देखिए इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है वो चारों तरफ से वो बढ़ता जा रहा था, और मुगलों से रियायत बाकी यूरोपीय कंपनियों के कंपेयर में ये इसे ज़्यादा मिल जाता था। तो यहाँ क्या है 1691 ईस्वी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1691 ईस्वी में इब्राहिम खान जो 3000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जो कर था वो कर मुक्त कर दिया। और 1698 ईस्वी में सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी शाह अजीमुद्दीन द्वारा मिल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वेस्ट बंगाल में जो 3 जगह है, सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर, ये तीनों जगह की जमींदारी शाह अजीमुद्दीन द्वारा मिल गया। और ये क्या किया कि जॉब चरनाक जो है इसी तीन जगह पे एक कलकत्ता का स्थापना किया, किलेबंदी कराया कलकत्ता का, और उसका नाम दिया फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आसपास की जितने भी बस्ती थी, जितना भी इसका कोठी था, सारे को फोर्ट विलियम्स के अंडर कर दिया। अब यहीं से उसका नेतृत्व होता था। और फिर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बनाया गया। फिर जो
फर्रुखसियर, मुगल शासक फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी करता है। वही फरमान जो 1691 ईस्वी में इब्राहिम खान ने दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या था कि 3000 प्रति वर्ष जो आपका कर था वो मुक्त कर दिया था। उसके साथ और भी कुछ इसे रियायत में दिया, जैसे हैदराबाद में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सूरत में 10,000 वार्षिक कर के बदले आयात और निर्यात कर में भी मुक्ति मिल गया। मतलब सूरत में जो व्यापार करता था 10,000 वार्षिक के हिसाब से जो देता था अब वो भी नहीं देना है। फिर जो टकसाल में जो ढाले गए सिक्के थे उसका प्रचलन पूरे देश में करने का अनुमति मिल गया। इसी फरमान को, इसी शाही फरमान को आम्सनामा का जो अंग्रेजी चिकित्सक है उन्होंने इसे मैग्ना कार्टा कहा। ये इतना बड़ा फरमान था, इतना ज़्यादा रियायत वाला फरमान था कि इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये हम लोग देखें अंग्रेज का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बारे। इसमें मेन 4-5 बात ही याद रखना है। सबसे पहली बात 1600 ईस्वी में भारत आया और फिर 1608 ईस्वी में इसका प्रथम इसका जो आपका कैप्टन हॉकिंस जो आया, जेम्स प्रथम का लेटर लेके, पत्र लेके, वो अकबर के नाम, लेकिन यहाँ पे अकबर ना होकर जहांगीर था। जहांगीर ने उसका स्वागत आगरा में किया। फिर 1608 में इसमें आप सूरत में कंपनी स्थापित करने की अनुमति मांगी, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध की वजह से नहीं हो पाया। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में इसका पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा 1613 में सूरत में। अब है फ्रांसीसी डे, मद्रास को पट्टे पे लिया, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और फिर 1661 में कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है और 1668 ईस्वी में जो मिला हुआ दहेज में बम्बई था 1668 ईस्वी में वो लीज पे देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर यहाँ पे देखते हैं जॉब चरनाक जो सुल्तानाती का किलेबंदी करता है और फिर जॉब चरनाक ही कलकत्ता का स्थापना करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉब चरनाक कलकत्ता का स्थापना करता है। कहाँ पे? 3 जगह, जो सुल्तानाती, कलिकता और गोविंदपुरी, ये 3 जगह पे कलकत्ता का स्थापना करता है। कलकत्ता का पहला गवर्नर चार्ल्स आयर, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फर्रुखसियर 1717 में एक शाही फरमान देता है जिससे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना सब कुछ मतलब रियायत में मिलता है। तो ये था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया इसके बारे। अब हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे डेनिश है, फिर